हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, आज इस क्लास में हम बात करेंगे फिर से सामान्य विज्ञान की। और ये मैराथन क्लास हमारी रहने वाली हमारे चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए। और आपके एडमिट कार्ड आज जारी हो गए हैं या फिर आपके अभी हो जाएंगे जारी, और मेरे ख्याल से अभी जारी हो चुके होंगे। आज की डेट दी हुई है तो अभी तक जारी हो गए होंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जब आप वीडियो देख रहे हैं तब तक एडमिट कार्ड जारी हो गए होंगे। इसी के साथ बात करें तो आज की ये हमारी सेकंड क्लास है सामान्य विज्ञान की। एक क्लास पहले हो चुकी है और उस क्लास की अगर बात करें तो उस क्लास के अंदर आपने यानी कि हमने मिलकर के 3 इन टॉपिकों की बात की थी। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन यानी कि जो भी परिवर्तन है उनकी बात की, धातु है धातु की बात की, और प्रकाश से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनकी बात हमने पिछली क्लास में की थी। आज की क्लास हमारी रहने वाली है आनुवांशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है उसकी बात करेंगे। मनुष्य शरीर के विभिन्न तंत्रों से संबंधित बात करेंगे, प्रमुख रोगों की बात करेंगे, उनके उपचार की बात करेंगे, और इसी के साथ अगर बात करें तो हम अपशिष्ट प्रबंधन की बात भी करेंगे। तो बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली। आज की क्लास से निश्चित तौर पर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे और पूरी शिद्दत के साथ आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। हो सके तो डबल स्पीड में, जैसे भी आप चाहें इस क्लास को देखिएगा, जरूर मिस मत करना कोई भी पार्ट इस क्लास का, और बहुत अच्छे से इस क्लास को कंप्लीट से देख लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, जीव विज्ञान की किस आनुवंशिकी शाखा में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि जीव विज्ञान की जो आनुवंशिकी शाखा है उसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आनुवंशिकी शाखा होती है, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो महत्वपूर्ण शब्दावली है, उसके अंतर्गत आनुवंशिकी के आसपास का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आनुवंशिकी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। लक्षणों की वंशागति यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जो आगे बढ़ते हैं उनकी वंशागति को अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। जीवों के अंदर पाई जाने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें किसमें होती है? आनुवंशिकी के अंदर होती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइए जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम है वो किसके द्वारा किया गया, तो हम बात कर लेते हैं जेनेटिक्स शब्द की। तो जेनेटिक्स शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग 1905 के अंदर एक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया जिसका नाम क्या है? बैटसन। क्या नाम है? बैटसन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेंडल है, इसको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक इसको कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। कार्ल लैंडस्टीनर, इसके द्वारा रक्त समूह की खोज यहाँ पर की गई, ये आपको बताना है। रॉबर्ट हुक की बात करें, इसके द्वारा कोशिका को पहली बार देखा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मृत कोशिका थी, हालांकि कोशिका है, उसको देखा रॉबर्ट हुक के द्वारा ही गया था। बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। सजीवों में लैंगिक जनन के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? लैंगिक जनन होता है। देखो आनुवंशिकता कब होती है? आनुवंशिकता की अगर बात करें तो आनुवंशिकता आपके लैंगिक जनन के द्वारा ही आगे बढ़ती है। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन कौन करते हैं? मनुष्य है, और भी जीव जंतु है जो लैंगिक जनन करते हैं, उनमें आपके लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। और ये लक्षण क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। देखो यहाँ पर लक्षणों के साथ साथ ये लक्षण है वो किसके सहायता से बढ़ते हैं? गुणसूत्रों की सहायता से आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्रों की सहायता से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। गुणसूत्रों के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र है वो 23 जोड़ी होते हैं। कितने? 23 जोड़ी होते हैं, यानी कि गुणसूत्र आपके 46 होते हैं। इन 23 जोड़ी में से अगर बात करें तो आपके 22 प्लस 1 होता है। 22 प्लस 1 मतलब 22 तो है वो कायिक, और 1 है वो क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र होता है जो मनुष्य में शिशुओं का लिंग निर्धारण करता है। कौन सा गुणसूत्र? वाई गुणसूत्र है वो लिंग निर्धारण करता है।
वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है, जो कि नर के अंदर यानी कि पुरुष के अंदर पाया जाता है, नर का वाई गुणसूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? कौन सा शब्द है? हेरिडिटी। ये शब्दावली है, हेरिडिटी शब्द है, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें हेरिडिटी शब्द की, तो ये आपके स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, स्पेंसर के द्वारा 1863 में। तो ये आपको 18 सन नहीं पूछेगा, फिर भी ध्यान रखना। बेटसन ने कौन सा शब्द दिया? तो बेटसन ने, आप अभी हमने बात की, बेटसन ने कौन सा शब्द दिया? जेनेटिक्स। कौन सा? जेनेटिक्स शब्द है वो बेटसन ने दिया। मेंडल है, उसको क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक। ठीक है, बार बार बताऊंगा मैं ये चीजें ताकि आपको याद हो जाए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया, स्पेंसर। आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिका का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसकी अगर बात करें तो इसके द्वारा जो मटर के पादप पर प्रयोग किए गए थे, पादप कौन सा था? पादप था मटर, उद्यान मटर जिसको कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखना। मेंडल है वो कहाँ का था? तो मेंडल का संबंध आता है ऑस्ट्रिया का। कहाँ से? ऑस्ट्रिया से संबंधित है मेंडल। कहाँ से? ऑस्ट्रिया से संबंध है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मेंडल का संबंध कहाँ से है? ऑस्ट्रिया से संबंधित है, और इनका संबंध दर्शन शास्त्र से भी रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भी ध्यान में रखना, ये क्या थे? पादरी। क्या थे? पादरी हुआ करते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ? ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में पादरी हुआ करते थे, एक चर्च के अंदर। किसमें? चर्च में पादरी हुआ करते थे। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि ग्रेगर जॉन मेंडल है पहले क्या थे? तो पादरी हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? तो किस पौधे पर किए? उद्यान मटर पर किए। मेंडल ने अपने प्रयोग है वो किस पर किए? उद्यान मटर पर किए, ये आपको ध्यान रखना है। और उद्यान मटर पर क्यों किए, इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका कारण आपसे पूछा जा सकता है, क्या कारण था उद्यान मटर को चुनने का? तो देखिए यहाँ पर उद्यान मटर को चुनने का क्या कारण था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, उद्यान मटर चुनने के पीछे कारण था, एक तो ये 1 वर्षीय पौधा था, 1 वर्षीय पादप, 1 वर्षीय पादप है। तो 1 वर्षीय पादप होने के कारण इसके अनेक पीढ़ियों का आपके अध्ययन किया जा सकता था। दूसरा कारण ये क्या था? द्विलिंगी था, द्विलिंगी पुष्प है, इसके पुष्प कैसे? द्विलिंगी थे। ठीक है, इसी के साथ इसमें विपुंसन किया जा सकता था, विपुंसन एक तकनीक होती है, तो विपुंसन किया जा सकता था इसमें, इसलिए मेंडल ने है वो आपके कौन से पौधे का इस्तेमाल किया यहाँ पर? आपके इसका मटर का किया। इसके साथ इसमें स्वपरागण होता था, स्वपरागण व परपरागण, स्वपरागण और परपरागण दोनों इसमें संभव थे, इसलिए इसको चुना था। और इसके अलावा इसमें लक्षण अधिक थे, अधिक लक्षणों का अध्ययन संभव था, अधिक लक्षणों का अध्ययन यहाँ पर संभव था। तो ये सभी कारण थे मटर को चुनने के। तो उद्यान मटर आपको ध्यान में रखना, सबसे महत्वपूर्ण कारण आपसे यही पूछा जाएगा, द्विलिंगी और स्वपरागण परपरागण, और 3 ये 1 वर्षीय पादप, ये 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखो, मेंडल ने कितनी जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया? यहाँ पर जो लक्षण है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से लक्षण? पादप की ऊंचाई, 7 लक्षणों का यहाँ पर अध्ययन किया था। पहला हो गया पादप की ऊंचाई, दूसरा है पुष्प की स्थिति, ये महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, यहां से प्रश्न बनेगा। तीसरा है फली की आकृति, फली की आकृति कैसे प्रश्न बनेगा मैं अभी बताऊंगा आपको। चौथा प्रश्न है आपके फली का रंग, फली का रंग, ये फली का रंग है ना, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, फली का रंग और पुष्प का रंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पुष्प का रंग। और छठा था बीज की आकृति, बीज की आकृति और बीज का रंग, सातवां था बीज का रंग। ये 7 लक्षण थे, इनका अध्ययन मेंडल के द्वारा किया गया। अब देखो इसमें लक्षण 2 तरह के, इसमें ये तो लक्षण हो गए, अब इसके विपर्यासी युग्म विकल्पी होंगे, जो एक क्या होगा? प्रभावी, और दूसरा क्या होगा?
अप्रभावी भी होगा। एक प्रभावी होगा और दूसरा क्या होगा, अप्रभावी होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रभावी के अंदर आपको ध्यान में रखना है, अगर पौधा लंबा हो गया तो वो क्या है, प्रभावी, और अगर पौधा बौना हो गया तो वो अप्रभावी लक्षण है। पुष्प की स्थिति कक्षीय है वो प्रभावी, और आपके अग्रस्त पूछ ले, क्या है अग्रस्त मतलब शीर्ष पर है। फिर है फली की आकृति, फली की आकृति कैसी, फूली हुई, फूली हुई, और एक है पिचकी हुई या संकीर्ण जिसको कह सकते हैं हम, संकीर्ण। फली का रंग ये पूछा जाता है। फली अगर आगे एग्जाम में क्या पूछेगा कि फली का हरा रंग प्रभावी है या अप्रभावी, यानी इनमें से कौन सा प्रभावी है, तो फली का हरा रंग है वो प्रभावी है, जबकि पीला रंग है वो अप्रभावी है। फली पुष्प का रंग है वो बैंगनी रंग प्रभावी है, बैंगनी है वो कैसा है, प्रभावी है। अगर सफेद हो गया पुष्प तो वो प्रभावी नहीं है, ध्यान रखना। अगर बीज गोल है तो वो तो क्या है, प्रभावी, और बीज अगर झुर्रियां पड़ गई बीज में तो वो क्या है, अप्रभावी। बीज का रंग कैसा होना चाहिए, पीला होना चाहिए, हरा हो गया तो वो अप्रभावी है। यहां पर देखो फली और बीज में रंग उल्टा हो रहा है, ध्यान रखना। तो अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके फली वाला है, और फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प का रंग और बीज का रंग, ये महत्वपूर्ण है। पूछ ले फली का रंग कैसा होना चाहिए, हरा होना चाहिए, बीज का रंग पीला होना चाहिए, और पुष्प का रंग है वो बैंगनी होना चाहिए। प्रभावी याद कर लो, अप्रभावी इसके उल्टे ही हो जाएंगे। 7 लक्षणों का मेंडल ने अध्ययन किया था, जिसके ये विपर्यासी युग्म विकल्पी है, प्रभावी और अप्रभावी। 7 उत्तर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। मेंडल के पुनः खोजकर्ता, देखो मेंडल का आपको पता हो तो मेंडल ने जीवित रहते हुए उसको इस चीज का श्रेय नहीं मिला था, उसकी खोज को आपके कोई श्रेय नहीं दिया गया था, जीवित रहा तब तक, ठीक है। उसके मरने के बाद ही उसको श्रेय मिला था मेंडल को। तो उसकी अगर बात करें तो 35 वर्षों बाद, 35 वर्ष बाद है इसकी पुनः खोज हुई थी। पुनः खोज किस किसने खोज की, ह्यूगो डे ब्रिज ने, कार्ल कोरेंस ने, एरिक वॉन शेरमैक ने। अब इनका संबंध कहां से वो आपको पता होना चाहिए कि ये वैज्ञानिक हैं वो कौन से देश के थे। तो ऐसे ह्यूगो, ऐसे हॉलैंड, ये हॉलैंड से संबंधित था। कार्ल कोरेंस की अगर बात करें तो ये जर्मनी का था। कार्ल कोरेंस कहाँ का था, जर्मनी का। और एरिक वॉन शेरमैक है ये, जहां का मेंडल था वहां का ये था ऑस्ट्रिया का, ठीक है। ये तीनों ही आपके, इन तीनों ने मिलकर मेंडलवाद को पुनः खोजा था। तो इसको कहा जाता है मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता, या नव मेंडलवाद के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, नव मेंडलवाद के जनक। 1900 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, बताइए। देखें, वह कारक जो एक लक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब आपके यहां पर आनुवंशिक शब्दावली है वो शुरू हो रही है। तो यहां पर देखो मैं बताता हूं, ये कारक है, तो कारक नाम तो किसने दिया था, कारक नाम दिया था मेंडल ने। मेंडल, मेंडक लिख दिया गया, मेंडल। मेंडल ने क्या नाम दिया था, कारक नाम दिया था। इसी कारक को आगे चलकर जीन नाम दिया। जीन नाम किसने दिया, जोहानसन ने दिया। किसने, जोहानसन ने जीन नाम दिया। तो आपका उत्तर होगा जीन। क्या नाम होगा, जीन उत्तर होगा। तो आपसे पूछ ले कि जीन को मेंडल ने क्या कहा, तो कारक कहा। मेंडल ने जीन को क्या कहा, कारक। और आपसे पूछ ले कि कारक को जीन नाम किसने दिया, तो जोहानसन ने दिया। याद रखें, जीन बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, जो एक लक्षण को नियंत्रित करने का काम करता है। अगला है, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहा जाता है। अभी मैंने बात की थी पादप की लंबाई, पादप की लंबाई। अब लंबाई के 2 विपर्यासी लक्षण होंगे, क्या क्या, एक तो होगा लंबापन और एक क्या होगा, बौनापन। ये 2 लक्षण हैं, एक क्या हो गया बौनापन और एक क्या हो गया लंबापन। बौनापन और लंबापन ये 2 विपर्यासी लक्षण है, इनको क्या कहा जाता है, इनको युग्म विकल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी। जैसे फली की बात की तो फली फुली हुई और संकीर्ण, ये 2 युग्म विकल्पी। बीज की बात की तो बीज गोल और झुर्रीदार था, तो ये 2 युग्म विकल्पी। तो आपको ध्यान में रखना है, एक लक्षण के जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप होते हैं, उनको युग्म विकल्पी कहते हैं। इन्हीं को एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलील।
ये महत्वपूर्ण है, एलील शब्द से पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो, दो युग्म विकल्पी है और दोनों ही एक जैसे हो, दोनों क्या हो, एक जैसे। एक जैसे मतलब कैसे, तो अभी देखो हम बात करते हैं एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो एक जैसे की अगर बात करें तो यहां पर देखो समयुग्मजी, एक जैसे होंगे तो उनको क्या कहेंगे, समयुग्मजी, जिसको कहते हैं होमोजाइगस। क्या कहते हैं, होमो आ जाए तो सम, होमोजाइगस कहते हैं। आप होमो से ध्यान रखना। उदाहरण के लिए जैसे दोनों लंबे या दोनों हैं वो बोने। विषम युग्मजी बात करें तो इसको कहते हैं हेटेरो या हेटेरो कह सकते हैं। तो इसको एक लंबा एक बोना ये आ जाए तो ये विषम युग्मजी है। जब दोनों युग्म विकल्पी एक समान नहीं हो तो वो क्या कहलाते हैं, हेटेरो कहलाते हैं, विषम युग्मजी। आपका उत्तर हो जाएगा सम युग्मजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को क्या कहते हैं, बाहर से जो दिखाई देता है, बाहर से दिखाई दे, बाहर से दिखाई क्या देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, लक्षण। तो उसको क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप कहते हैं। बाहर से लक्षण दिखते हैं और अंदर क्या दिखाई देते हैं, अंदर जीन दिखाई देते हैं, उसको जीनोटाइप या जीन प्ररूप कहते हैं। जीन प्ररूप कहते हैं, जीनोटाइप। लक्षण प्ररूप को कहते हैं फिनोटाइप। लक्षण प्ररूप को क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। ध्यान रखना, जो बाहर से दिखाई दे वो लक्षण होते हैं। आपके लक्षण हैं वो बाहर से दिखाई दे जाते हैं तो उसको फिनोटाइप कहते हैं। अंदर क्या दिखाई देते हैं, जीन दिखाई देते हैं तो उसको कहते हैं जीनोटाइप, जीन प्ररूप। तो आपको ध्यान में रखना, बाहर से क्या दिखाई देता है, लक्षण प्रारूप दिखाई देता है। प्रभावी लक्षण की बात करें जो F1PD में अपना प्रभाव दिखाए, F1PD में अपना प्रभाव दिखाए, वो प्रभावी। जो F1PD में प्रभाव नहीं दिखाए वो अप्रभावी कहलाता है। और यही प्रभाविता का नियम है मेंडल का। जो लक्षण F1PD में दिख जाए वो प्रभावी लक्षण, और जो F1PD में नहीं दिखे वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। जो अंदर दिखे वो जीन प्रारूप, जो बाहर दिखे वो लक्षण प्रारूप। आगे बढ़िए। अगला है, वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ करवाया जाता है। कौन सा संकरण है जिसमें ये होता है, देखो जिसमें क्या होता है कि F1PD का संकरण, किसका संकरण, F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं बताइए। एक संकर संकरण में क्या होता है, जिसमें एक लक्षण की वंशागति, एक लक्षण की वंशागति, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन एक संकर संकरण कहलाता है। दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन द्विसंकर संकरण कहलाता है। ये वंश शब्दावली यही है, आनुवंशिकी की शब्दावली यही है। परीक्षण संकरण क्या होता है, F1PD प्लस अप्रभावी लक्षण वाले जनक। F1PD का संकरण किसके साथ करवाया जाए, अप्रभावी वाले जनक के साथ करवाया जाए, अप्रभावी वाले जनक के साथ करवाया जाए। तो आपको ये बताना है कि आपके F1PD का संकरण किससे करवाया जाए, अप्रभावी वाले के साथ करवाया जाए, तो वो परीक्षण संकरण कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। परीक्षण संकरण को क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। बहुसंकरण संकरण अधिक लक्षणों का, बहुत सारे लक्षणों का, अधिक लक्षणों का अध्ययन, बहुत सारे लक्षणों का एक साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है, बहुसंकर संकरण कहलाता है। ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण दोनों जनक में से किसी के एक के साथ किया जाता है। किसका, F1PD। F1PD का संकरण किसके साथ करवाया जाता है,
किसी भी एक जनक के साथ करवाया जाता है तो ये क्या कहलाता है कि दोनों में से किसी एक के साथ, तो ये कहलाता है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस, दोनों में से किसी एक जनक का संकरण F1 पीढ़ी के साथ करवाया जाए तो उसको संकर पूर्वक या बैक क्रॉस, पेपर में ज्यादातर इंग्लिश वाले वर्ड ही मिलते हैं, बैक क्रॉस। ठीक है, ध्यान रखें, बैक क्रॉस कहा जाता है। जब अप्रभावी के साथ करवाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो आपका यहाँ पर उत्तर होगा आपके संकर पूर्व संकरण, या इसी को पश्च संकरण भी कहते हैं। बैक क्रॉस पश्च संकरण, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। पश्च संकरण भी यही है, संकर पूर्व संकरण भी यही है। अब एक यहाँ पर व्युत्क्रम संकरण और दे रखा है, तो इसमें क्या होता है, ऐसा संकरण जिसमें एक पादप का नर और दूसरे पादप को जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो वो आपके व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से मेंडल के वंशागति के नियम है। मेंडल ने वंशागति के 3 नियम दिए थे। कितने नियम? 3 नियम दिए थे। उसमें पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम। कौन सा? शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहा जाता है इसको। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो ये तीनों ही नियम आपके मेंडल के द्वारा दिए गए थे, ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, F2PD का लक्षण प्रारूप क्या है? F2PD का लक्षण प्रारूप, F2PD का लक्षण प्रारूप बताइए, देखें F2PD में लक्षण प्रारूप क्या होता है, ये आपको बताना है। F2PD के अंदर लक्षण प्रारूप क्या होता है, ये आपको बताना है। तो लक्षण प्रारूप एक क्या होगा, लक्षण प्रारूप होगा, और एक क्या होगा, लक्षण प्रारूप को क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं, फिनोटाइप। और एक होगा आपके जीन प्रारूप, क्या होगा, जीन प्रारूप, जिसको क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, जीन प्रारूप को। लक्षण प्रारूप कितना होता है, 3:1 होता है, जबकि फिनोटाइप है वो 1:2:1 होता है। इसको याद कर लेना, रट लेना। ये किसमें है, F2PD की बात कर रहे हैं, F2PD में। F2PD में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे होता है, देखो, 2 लंबे होंगे और 2 ही क्या होंगे, बोने पौधे होंगे, इनका संकरण करवाया जाता है इसके साथ, तो यहाँ पर टी प्राप्त होगा। अब इस टी का संकरण इसके साथ करवाया जाएगा तो फिर से टी, एक बड़ा टी और एक छोटा टी मिलेगा, और इधर अगर करवाएंगे तो इसका संकरण आपके क्या मिलेगा, 2 युग्मक बनेंगे, तो इसमें आपके संकरण हो जाएगा। अच्छा, संकरण करवाने के लिए युग्मक अलग करने पड़ेंगे, तो 1 मिनट रुको, इसको युग्मकों को अलग करते हैं, इसके युग्मकों को अलग करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक इसमें से युग्मक लिया टी और एक इसमें से लिया टी, तो क्या बना, ये युग्मक बन गया दोनों से मिलकर, ये F1PD आ गई यहाँ पर, तो ये आपके F1PD है। ये कौन सी पीडी, F1PD। अब इसकी F2PD बनेगी, तो F2PD में इनका ही आपस में करवाया जाता है ऐसे, तो टी का टी के साथ होगा तो दोनों कैपिटल टी, फिर इस टी का स्मॉल टी के साथ होगा तो एक बड़ा और एक छोटा, फिर इस वाले कैपिटल टी का इसके साथ तो एक बड़ा और एक छोटा, फिर इस दोनों स्मॉल टी होगा तो दोनों स्मॉल टी मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो, देखने से पता चल रहा है ये भी लंबा ये भी लंबा, तो 3 लंबे और एक बोना, 3 लंबे और एक बोना, तो ये बाहर से देखने में पता चलता है लक्षण प्रारूप। अब अंदर देखेंगे तो एक तो शुद्ध लंबा है, और फिर 2 है वो विशुद्ध लंबे हैं, और एक है वो शुद्ध बोना है, तो इसको कहते हैं आपके जीन प्रारूप। ये जीन है और ये क्या है, लक्षण है, तो ये ध्यान में रखना। ये आपके F2PD है, यहाँ पर जो आया है लास्ट में, ये F2PD है। तो आपके कितना होगा लक्षण प्रारूप F2PD में, 3:1 होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, F1PD में परस्पर स्वपरागण कराने पर F2PD में लक्षण प्रारूप होते हैं। F2PD में क्या करवा दिया, F1PD में स्वपरागण करवा दिया। ये अभी पीछे जो बात की थी, ये पृथक्करण का नियम था। क्या था, पृथक्करण का नियम था। ठीक है, अब बात करते हैं आपके, क्या करवा दिया, F1PD का परस्पर स्वपरागण करवा दिया,
तो यहाँ पर कौन कौन सी मिले ये आपको बताना है। F1PD में परस्पर स्वपरागण करवाने पर क्या क्या मिलता है, तो इसके लिए मेंडल के द्वारा ये लक्षण लिए गए थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, और इसके साथ संकरण करवाया गया था स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इसके युग्मक क्या बने, कैपिटल वाई कैपिटल आर और इसके स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इनसे जो बना वो ये बना कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो आई F1PD। ये क्या आई, F1PD आई। ये आपको ध्यान में रखना, ये F1PD है। अब जब इस F1PD का वापस से संकरण करवाया स्वपरागण से तो क्या अनुपात मिला, तो यहाँ पर लक्षण प्रारूप तो ये मिलता है 9:3:1। ये तो है लक्षण प्रारूप, ठीक है। और ये है जीन प्रारूप, जीनोटाइप, ये जीन प्रारूप है, इसको रट लेना। देखो पीछे वाले में क्या था, पीछे वाले में हमने देखा कि 3:1 था, ठीक है। फिर था 1:2:1, ठीक है। वो पृथक्करण के नियम के अंदर होता है, वो किस में होता है, पृथक्करण के नियम में होता है, ये ध्यान रखना है। और ये है आपके कौन सा नियम है, ये अभी हम जो बात कर रहे हैं ये स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, ठीक है, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। इसमें स्वपरागण करवाया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका उत्तर होगा ए ऑप्शन, रट लेना 933:1 या 93:31 ऐसे याद कर लेना। और जीन प्रारूप पूछे तो 122 41 21 21, 122 41 21 21 ऐसे याद कर लेना, ये एग्जाम में सवाल आता है। अगला प्रश्न देखो, मानव आहार नाल, ये आपके आनुवंशिकी समाप्त हो गई। अब आपके कौन सा आ गया, अब आपके चैप्टर आ गया मानव शरीर वाला, ठीक है, मानव शरीर वाला चैप्टर आ गया। यहाँ पर पूछा जा रहा है मानव आहार नाल में कौन कौन सी ग्रंथियां होती है। तो मानव आहार नाल की अगर बात करें तो मानव आहार नाल, मानव आहार नाल के भाग, ये आपको पता होना चाहिए, मानव आहार नाल के भाग। तो सबसे वैसे आसान है, पता होगा, मुख होता है, दूसरे नंबर में मुख के बाद आता है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद आता है ग्रास नली, और ग्रास नली के बाद आता है आमाशय, भोजन जाता है आमाशय में जिसको पेट कहा जाता है। आमाशय के बाद आती है छोटी आंत, कौन सी आंत, छोटी आंत। इसके बाद आती है बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद आता है मल द्वार, कौन सा द्वार, मल द्वार। फिर इसमें शामिल ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, ये तो हो गए अंग। अब ग्रंथियों की बात करें तो 3 ग्रंथियां होती हैं यहाँ पर, एक लार ग्रंथि, एक आपके यकृत जिसको लीवर कहते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और ये होती हैं तीसरी अग्नाशय जो कि मिश्रित ग्रंथि होती हैं। मुख में क्या क्या होता है, मुख में जीभ होती है, दांत होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं, दंत सूत्र भी आ सकता है, बताएंगे अभी आपको। और इसके अलावा आपके लार ग्रंथि भी यही होती है। ग्रसनी और ग्रास नली में क्या होता है, कर्माकुंचन गति होती है, कर्माकुंचन गति होती है, इसमें किसी प्रकार का पाचन या अवशोषण नहीं होता है। आमाशय के अंदर क्या होता है, एक HCl अम्ल होता है और आपके श्लेष्मा होता है। यहाँ पर HCl अम्ल है वो आपके अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। यहाँ पर छोटी आंत में क्या होता है, सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है, सर्वाधिक पाचन व अवशोषण यही होता है शरीर में। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है और शेष भाग है वो आगे भेज दिया जाता है। और मल द्वार के द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन या निष्कासन होता है अपशिष्ट का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरी आहार नाल की हमने बात की। तो कौन सी ग्रंथि शामिल नहीं है, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय होता है, वृषण नहीं होता है। वृषण क्या है, वृषण आपके लैंगिक आपके ग्रंथि है, और ये आपके वृषण के द्वारा जो हार्मोन स्त्रावित किया जाता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन होता है। और इसके कारण आपके द्वितीयक द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं, लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, दाढ़ी मूंछ का आना और सब ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले बात करते हैं जनन ग्रंथियां वृषण। मानव आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, मानव आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मानव आहार नाल का कार्य है, क्या काम है, आहार को सरलीकृत कर पचाना, पचित आहार का अवशोषण करना और आहार को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना। अब देखो अवशोषण के लिए अगर बात करें तो आपके इसके लिए आमाशय और छोटी आंत होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, मानव में किस प्रकार की दंत व्यवस्था पाई जाती है? मानव के दांत है और मसूड़ों के अंदर धंसे रहते हैं, तो इसलिए इसको ग्रंथ दंती कहते हैं। प्लस, और मनुष्य में दांत है वो 2 बार आते हैं, दूध के दांत और फिर स्थायी दांत आते हैं, तो वो इसको कहते हैं द्विबार दंती। द्विबार दंती इसको कहा जाता है। तो पहले वाले दांत होते हैं वो अस्थायी होते हैं। दूध के दांत, कौन से दांत? दूध के दांत, ये आपके 6 माह की उम्र में आ जाते हैं, 6 माह की आयु में। फिर आते हैं स्थायी दांत, और स्थायी दांतों की अगर बात करें तो ये आपके कब आते हैं? जब 6, 7, 8 या 8 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की आयु में आते हैं, 7-8 वर्ष की आयु में। ठीक है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 दांत होते हैं, और स्थायी दांतों की संख्या आगे बढ़कर आपके 32 हो जाती हैं, पूरे 32 दांत होते हैं। ठीक है। और दांतों की अगर बात करें तो आगे और आएगा, तो उसमें देखेंगे गर्त दंती द्विबार दंती दांत होते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपके सूत्र होता है 21-23 बटे 21-23, ये आपके दंत सूत्र होता है, ध्यान में रख लेना। दंत सूत्र, कौन सा सूत्र? दंत सूत्र। अब इसमें पहला होता है ICPM, ICPM बटे 21-23, कैसे भी इसको लिखा जा सकता है, इसके साथ गुणा 2 भी हो सकता है, तो 21-23 आपको ध्यान में रखना है। अब ये एक जबड़े का है, तो ऊपर नीचे बात करें तो 21-23, मैं समझाता हूँ आपको, 21-23 इसकी डबल कर देते हैं, गुणा 2, तो ये क्या हो जाएगा? 4-2-4-6 हो जाएगा, और नीचे भी 4-2-4-6 हो जाएगा। तो देखो ऊपर कितने हो गए? 4-4-10, 2-12-4-16, और नीचे भी कितने हो गए? 16। 2 से गुणा करते ही ये फॉर्मूला हमें मिल गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जो पहले वाले दांत हैं 4, ये क्या है? कर्तंक है, ये दोनों जबड़ों की बात कर रहा है, ऊपर नीचे। 2 नंबर पे दिख रहा है, ये रदनक है। ठीक है। 3 नंबर पे दिख रहा है, ये अगर चवर्णक है। कौन सा है? अगर चवर्णक। और 4 पे है, ये क्या है? चवर्णक है, चवर्णक। कर्तंक का काम होता है काटना, काटना कर्तंक का काम। रदनक का काम होता है चीरना और फाड़ना, ये कुत्ते के दांत होते हैं, वैसे होते हैं। अगर चवर्णक और चवर्णक की बात करें तो इनका काम है चबाना। क्या काम है? चबाना। तो चवर्णक 7 नहीं होते हैं, चवर्णक 6 ही होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आप जोड़ के देख सकते हो, तो ये आपके सही नहीं है, डी ऑप्शन। ये सूत्र आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से ग्रसनी का भाग नहीं है। कौन सा ग्रसनी का भाग नहीं है? फटाफट से बताइए। देखें, ग्रसनी का भाग कौन सा नहीं है? तो ग्रसनी की अगर बात करें तो नासा ग्रसनी होती है, कंठ ग्रसनी होती है, अधोग्रसनी, मुख ग्रसनी होती है। ठीक है। फ्रेनुअल लिंगुअल क्या होता है? जीभ, जीभ होती है हमारी, जीभ है जिस आधार भाग से जुड़ी रहती है, जिस आधार भाग से जुड़ी होती है, यानी कि जीभ है वो ग्रास नली में जिस भाग से जुड़ती है उसको फ्रेनुअल लिंगुअल कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये ग्रास नली का भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है? भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है, ये आपको बताना है। भोजन की अगर बात करें तो श्वास नली में जाने से कौन रोकता है भोजन को? तो यहां पर आपके घाटी ढक्कन, एपिग्लोटिस, कर्माकुंचन, डायफ्राम। देखो घाटी ढक्कन और एपिग्लोटिस तो एक ही चीज होती है, अलग अलग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है। घंटी ढक्कन या एपिग्लोटिस है वो एक ही चीज होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके ग्रास नली के शीर्ष पर पाया जाता है, ग्रास नली के शीर्ष पर पाया जाता है। ठीक है। ये आपके भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, तो इंग्लिश में एपिग्लोटिस है और हिंदी में घाटी ढक्कन है। कर्माकुंचन गति होती है इसमें, जिससे भोजन को आगे धकेला जाता है, भोजन को आमाशय में धकेला जाता है, आमाशय में धकेला जाता है। और ये गति कहाँ पर होती है? तो ये गति आपके ग्रास नली में होती है। कहाँ पर? ग्रास नली में होती है। डायाफ्राम की बात करें तो ये श्वसन के लिए उत्तरदायी है। किसमें? श्वसन के लिए उत्तरदायी है। श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक होता है अंतः श्वसन, जब हम श्वास ग्रहण करते हैं,
इसमें हम O2 ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। एक होता है उच्च वसन, जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं इसमें हम CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो O2 ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। O2 ग्रहण कितनी करते हैं? 21% ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, और CO2 छोड़ते हैं कितनी है? तो 4.4% CO2 छोड़ते हैं। ये ध्यान में रखना, 4.4%। तो अंतः श्वसन और उच्छ्वसन होता है। अंतः श्वसन में डायाफ्राम नीचे गति करता है और उच्छ्वसन में डायाफ्राम ऊपर गति करता है। डायाफ्राम ऊपर गति करता है, ऊपर गति करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आहार नाल का कौन सा भाग जे आकृति का होता है? तो आहार नाल का आमाशय होता है, वो जे आकृति का होता है। आमाशय का आकार कैसा होता है? इंग्लिश के जे आकार के समान होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आमाशय के भी 3 भाग होते हैं, कार्डियक, जठर निर्गमी, फंडिस भाग, ये आपके इसमें होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर बात करें उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है? ड्यूडेनम। तो आपने नाम सुना अभी, छोटी आंत। कौन सी आंत? छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से? जिसको एक को कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी, जो आपके ड्यूडेनम है। क्या है? ड्यूडेनम। ये किससे जुड़ी होती हैं? ये आमाशय से जुड़ी होती हैं। ये आमाशय से जुड़ी होती हैं। ठीक है, दूसरा इसका भाग होता है जेजुनम। क्या होता है? जेजुनम। जेजुनम भाग की अगर बात करें तो ये किससे जुड़ा होता है? ये किसी से नहीं जुड़ा होता है, ये मध्य भाग है। कौन सा भाग है? मध्य भाग है। फिर अंतिम भाग होता है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र, आजकल छोटी आंत को क्षुद्रांत्र कहते हैं और इसी को कहा जाता है इलियम। क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। और ये आपके बड़ी आंत से जुड़ा होता है। बड़ी आंत में खुलता है। किस में खुलता है? बड़ी आंत में खुलता है। तो ये तीनों के तीनों छोटी आंत के भाग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, आहार नाल के किस भाग द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण किया जाता है? तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपके आहार नाल में किस भाग के द्वारा सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है? तो ये आपके होता है किसके द्वारा? क्षुद्रांत्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है? क्षुद्रांत्र के द्वारा होता है। आमाशय के द्वारा नहीं होता है, क्षुद्रांत्र में होता है। आमाशय में HCl अम्ल होता है, जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। माध्यम प्रदान करता है, यानी कि भोजन को अम्लीय बनाता है। HCl से रक्षा कौन करता है हमारे आमाशय की? तो श्लेष्मा करता है। आमाशय की रक्षा कौन करता है? श्लेष्मा करता है। शीकम और कोलन, ये आपके बड़ी आंत के भाग हैं। ये किसके भाग हैं? बड़ी आंत के भाग हैं। सीकम और कोलन क्या है? बड़ी आंत के भाग है। ये आपको ध्यान में रखना है। सीकम और कोलन है वो बड़ी आंत के भाग हैं। इसके बाद में एक भाग और होता है जिसको हम क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं, जिसको मलाशय कहा जाता है। क्या होता है? रेक्टम होता है। और रेक्टम को क्या कहते हैं? मलाशय भी कहते हैं, जिसके अंदर अपचित भोजन एकत्रित होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर हो गया क्षुद्रांत्र। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि नहीं होती है। लार ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि नहीं होती हैं। ये आपके इसके द्वारा लार छोड़ी जाती हैं, जिसके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। आपको अगर पता है तो बताइए, नहीं तो मैं आगे प्रश्न आएगा उसमें जरूर बताऊंगा। फिर अगर बात करें, ये कहाँ पाई जाती हैं? मुख में पाई जाती हैं। लार ग्रंथि मुख में पाई जाती है। फिर अग्नाशय ग्रंथि, ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित मतलब ये अंतःस्त्रावी की तरह भी काम करती है और बहिस्त्रावी की तरह भी काम करती है। बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों तरह काम करती है। पित्ताशय, इसमें पित्त रस का भंडारण होता है। पित्त रस का भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पित्त रस का स्त्रवण कौन करता है? पित्त रस का स्त्रवण करता है आपके यकृत।
पित्तरस का स्त्रवण कौन करता है? यकृत करता है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अग्नाशय है वो मिश्रित ग्रंथि है, ध्यान रखें। अगला देखो, आमाशय जठर रस में कौन से एंजाइम होते हैं? आमाशय या जठर रस में कौन से एंजाइम होते हैं? अभी देखो, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, ध्यान रखना। आमाशय की बात करें तो आमाशय या जठर रस, टाइलिन एमाइलेज, ये आपके किस में पाए जाते हैं? ये लार ग्रंथि स्त्रावित करती हैं। पेप्सिन और रेनिन की बात करें तो ये किस में पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। पेप्सिन और रेनिन आमाशय में पाए जाते हैं, ठीक है। पित्त लवण की बात करें तो पित्त लवण किस में पाया जाता है? बताओ। पित्त लवण, तो ये पित्त लवण यकृत द्वारा, पित्ताशय द्वारा जो पित्त रस स्रावित किया जाता है उसमें होता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की बात करें तो ये किस में होता है? अग्नाशय रस में होता है, अग्नाशय रस में, ठीक है। तो यहाँ पर पेप्सिन और रेनिन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेप्सिन और रेनिन क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, अगला देखो। अगला है श्वसन तंत्र में एक द्वितीयक अंग है। आगे आगे आपके श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र में द्वितीयक अंग कौन सा है ये आपको बताना है। द्वितीयक अंग की बात करें तो द्वितीयक अंग होता है मुख। जब नाक बंद हो जाता है तो आपके मुख से काम लेते हैं, ये आपके नासिका है वो प्राथमिक अंग होता है। तो द्वितीयक अंग कौन सा हो गया? मुख हो गया। अगला देखो, स्वर यंत्र या लेरिंग्स में कितने प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बनता है? लेरिंग्स या जो आपका क्या है स्वर यंत्र है, ये कितनी प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनता है? बताइए, देखें। लेरिंग्स बताओ, देखें जल्दी से बताओ, लेरिंग्स के बारे में कितनी प्रकार की उपास्थियां होती है इसमें? तो इसकी अगर बात करें तो ये आपके 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, सी आकार के उपास्थि छल्ले कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो ये श्वास नली पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? श्वास नली के ऊपर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, उपास्थि के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? उपास्थि के बने होते हैं। श्वास नली फिर आगे बढ़कर श्वसनी में बंट जाती है, श्वसनी श्वसनिका में, और श्वसनिका है वो किस में बंट जाती है? कुपिकाओं में बंट जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और कुपिकाएं किस में होती हैं? फेफड़ों में पाई जाती हैं। अगला देखो, निम्न में से असत्य कथन है, असत्य बताना है। फेफड़े स्पंजी ऊतकों के बने हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। बिल्कुल सही है। ध्यान क्या रखना है? फेफड़े किसके बने होते हैं? स्पंजी ऊतकों के बने होते हैं। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से कम लंबा और अधिक चौड़ा होता है। तो दायां फेफड़ा है वो लंबा तो कम होता है लेकिन चौड़ा ज्यादा होता है। बायां फेफड़ा 2 खंडों में विभाजित होता है, जबकि दायां फेफड़ा है 3 खंडों में विभाजित होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनमें से कोई नहीं आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तीनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न देखो, अंत्य श्वसन के दौरान डायफ्राम की गति होती है। तो यहां पर देखो, मैं आपको बताऊंगा पसलियों की गति। किसकी? पसलियों की गति और डायाफ्राम की गति, दोनों ही बता देता हूं। एक तरफ हम लिखते हैं अंत्य श्वसन और एक तरफ लिखते हैं उच्छ्वसन। दोनों का ही बात कर लेते हैं। पहले अभी बात की थी लेकिन दोबारा बता देता हूं। अंत्य श्वसन होता है तो पसलियां हैं वो ऊपर या बाहर की ओर गति करती हैं। अब यहां पर और बात करते हैं आयतन। किसका? वक्ष का आयतन। वक्ष का आयतन की बात कर लेते हैं। फेफड़े या वक्ष का आयतन, 3 चीजों की बात करेंगे। तो पसलियों की गति ऊपर की ओर होगी जब सांस अंदर लेंगे, और उच्छ्वसन में क्या हो जाएगी? नीचे की ओर, नीचे या अंदर की तरफ, ठीक है। डायफ्राम की गति क्या होगी? उल्टा होगा। डायफ्राम नीचे गति करेगा अंत्य श्वसन में, और इसमें आपके पूर्व स्थिति में आ जाएगा, या हम कह सकते हैं पूर्व स्थिति, या हम क्या कह सकते हैं, या ऊपर उठेगा। आयतन है अंत्य श्वसन में, आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा, फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा। और उच्छ्वसन में फेफड़ों का आयतन क्या हो जाएगा? घटेगा, वायु बाहर निकलेगी। इसमें देखो वायु की भी बात कर लेते हैं। इसमें वायु
अंदर आएगी, ठीक है, इसमें वायु बाहर निकलेगी, अंदर क्या आएगी, O2 आएगी और बाहर क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी। इस टेबल को याद रख लेना, पूरा एकदम बढ़िया हो जाएगा। अंत श्वसन की बात करें तो डायफ्राम नीचे की ओर गति करेगा। सभी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रक्त है, रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त के अंदर क्या क्या पाया जाता है, बात करते हैं। रक्त के अंदर क्या क्या पाया जाता है इसकी बात करते हैं। परिसंचरण तंत्र हमारे अंदर पाया जाता है, ये आपको पता होगा। रक्त की अगर बात करें तो रक्त का जो आपके पीएच होता है वो 7.4 होता है। रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4। 7 होता है वो उदासीन होता है और अधिक होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा क्षारीय, हल्का क्षारीय होता है। रक्त के अंदर क्या पाया जाता है, एक तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तरल पदार्थ को प्लाज्मा कहते हैं। इसके अलावा क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, जिसको लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। और आरबीसी के अंदर भी क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसको वर्णक कहते हैं, श्वसन वर्णक या लाल वर्णक कहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अब इसके अलावा और ऑप्शन मिल जाए तो लौह तत्व के कारण लाल रंग का होता है, ठीक है, लौह तत्व भी इसमें पाया जाता है। तीसरी चीज हमारी पाई जाती है WBC, ठीक है। चौथी चीज पाई जाती है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, रक्त का थक्का बनाती हैं, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनाती हैं। तो ये क्या काम आती हैं, चोट लगने पर। थक्का कब बनाती हैं, चोट लगने पर, जिससे रक्त बहने से रुक जाता है और हमारी जान बच जाती है। और अगर प्लेटलेट्स खत्म हो जाए तो रक्त बह जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ध्यान में रखना है। प्लेटलेट्स नहीं हो, ऐसा प्रश्न एक बार पूछा गया। प्लेटलेट्स नहीं होने पर रक्त का थक्का नहीं बनेगा और क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, रक्त का पीएच कितना होता है, अभी मैंने बात की 7.4 होता है, जिसको हम हल्का क्षारीय कहते हैं, हल्का क्षारीय। इसी के साथ मैं बता देता हूं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या बताता है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बताता है। हाइड्रोनियम आयन की क्या बताता है, सांद्रता बताता है। इसकी खोज किसने की, इसकी खोज सोरेनसन ने की थी। किसने, सोरेनसन ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रेड बोन मेरो में होता है, रेड बोन मेरो में होता है, ठीक है। प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है, लेकिन कब होता है, जब शिशु में, शिशु में प्लीहा में होता है। प्लीहा को क्या कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। तो आपका उत्तर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। हृदय की बात करें तो हृदय पंप की तरह कार्य करता है, पंप की तरह कार्य करता है। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय के अंदर 4 कोष्ठ होते हैं। फुफ्फुस हैं, ये आपके 2 होते हैं। फुफ्फुस कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो अभी मैंने बताया तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। इसके अलावा अगर बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी का जीवन काल पूछ लिया जाता है। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन भी है, ये भी ध्यान में रखना। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। WBC की अगर बात करें तो इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। इनको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी इनको कहा जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है,
इसी कारण ये श्वेत होती हैं, रंग नहीं होता इसमें। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती हैं। WBC है वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं? ये कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं कणिकाणु या कणिका में कणिकाणु और अकणिकाणु। कणिकाणु और अकणिकाणु इसको कहा जाता है। अब इसमें रक्त में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा WBC की सबसे ज़्यादा अगर संख्या कौन सी होती है संख्या की दृष्टि से, रक्त में सर्वाधिक न्यूट्रोफिल पाई जाती हैं। रक्त में सर्वाधिक कौन सी होती हैं? न्यूट्रोफिल होती हैं। ये सामान्य चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। रक्त में सर्वाधिक कौन सी होती हैं? न्यूट्रोफिल होती हैं, संख्याओं के रूप में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें मारक क्षमता वाली कौन सी होती है? मारक कोशिकाएं। तो मारक होती हैं टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट प्लस बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ये मारक होती हैं। कैसी होती है? मारक कोशिकाएं होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक है प्लेटलेट्स, जिसको बिंबाणु भी कहते हैं। इसका ध्यान में रखना है। ये आपके डेंगू के रोग में इनकी संख्या कम हो जाती है। डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स घट जाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इनके जीवन काल की अगर बात करें तो इनका जीवन काल है 10 दिन होता है। कितना होता है? 10 दिन। इनकी संख्या है वो डेंगू में कम हो जाती है, डेंगू में कम हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा इसका पोस्टमार्टम हो गया। आगे बढ़ो। रक्त का काम क्या है? रक्त का काम है शरीर का ताप नियंत्रित करना, प्रतिरक्षा का कार्य करना। और क्या काम है रक्त का? रक्त आपके CO2 और O2 का विनिमय करता है। प्रतिरक्षा मतलब क्या होता है? बीमारियों से बचाना, बीमारियों से बचाव करता है, बीमारियों से बचाव करता है। O2 और CO2 का विनिमय करता है। और क्या करता है? उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से बाहर निकालता है। उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये भी इसी का काम है। ठीक है, और उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना, पोषक तत्वों को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना, ये भी इसी का काम है। सभी भागों तक पहुंचाना, ये भी किसका काम है? ये भी रक्त का काम है, ध्यान रखना। तो उपयुक्त तो सभी काम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, मानव में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है? मानव में बंद रक्त परिसंचरण होता है और दोहरा परिसंचरण होता है। कैसा होता है? दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। कैसा? दोहरा। दोहरा कैसे? हृदय से 2 बार रक्त आता है, हृदय से 2 बार रक्त गुजरता है। हृदय से 2 बार रक्त गुजरता है। कैसे? एक बार O2 युक्त और एक बार CO2 युक्त। O2 युक्त वाले को क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त कहते हैं। और CO2 युक्त वाले को अशुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। 2 तो क्या होते हैं? आलिंद। 2 तो क्या होते हैं? आलिंद होते हैं, जो ऊपर भाग होते हैं, ऊपर। 2 ही क्या होते हैं? निलय होते हैं। और ये निलय कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आलिंद और निलय, 2 ही आलिंद 2 ही निलय। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें शुद्ध रक्त होता है? किसमें होता है भाई शुद्ध रक्त? इसकी बात करते हैं। तो शुद्ध रक्त की बात करते हैं। देखो, शुद्ध रक्त किसमें होगा? महाधमनी में होगा। किसमें? महाधमनी में शुद्ध रक्त होगा। महाधमनी में क्या होगा? शुद्ध रक्त होगा। इसी के साथ फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त होगा। इसी के साथ बायां आलिंद में क्या होगा? शुद्ध होगा। बायां निलय, इसमें भी क्या होगा? शुद्ध होगा।
ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके जस्ट उल्टा अशुद्ध की बात करें तो अशुद्ध रक्त है वो किस किस में होगा? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त एक तो किस में होगा? महाशिरा में। महाशिरा में, महाशिरा क्या करती हैं? शरीर से रक्त लेकर आती हैं, ये लेकर जाती हैं हृदय से और ये लेकर आती है, ध्यान रखना, शिरा लेकर आती है और ये लेकर जाती है, ध्यान रखना। इसके अलावा फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी में भी क्या होगा? अशुद्ध होगा। फिर आपके दायां भाग है उसमें भी क्या होगा? अशुद्ध होगा, ध्यान रखना। तो उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक्क। क्या है? वृक्क, जिसको क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी। इसी को क्या कहते हैं? गुर्दा कहा जाता है, ध्यान रखना। वृषण क्या है? जनन अंग है। वृषण है जनन अंग, ध्यान रखना। आगे बढ़े। उत्सर्जी अंग आपके वृक्क या किडनी है। वृक्क की इकाई, किडनी की इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती? नेफ्रॉन कहलाती है। यहां पर क्या होता है? रक्त का निस्यंदन होता है। क्या होता है? निष्पंदन या निस्यंदन होता है बोमेन संपुट में। और कोशिकाओं का गुच्छ, कोशिकाओं का गुच्छ, कोशिकाओं का गुच्छा है वो क्या कहलाता है? आपके ग्लोमेरुलस कहलाता है। बोमन संपुट की बात करें तो ये प्याले नुमा संरचना होती है, प्याले नुमा संरचना होती है, ये बोमन संपुट कहलाता है। हेनले के लूप की बात करें तो ये महिलाओं के हेयर पिन के समान संरचना होती है, हेयर पिन के समान संरचना होती है। और ये सारे किसके भाग हैं? ये नेफ्रॉन के भाग हैं। किसके? नेफ्रॉन के भाग है ये सब कुछ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके, मानव नर जनन तंत्र का भाग है। वृषण भी है, शुक्रवाहिनी भी है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये सभी है मानव नर जनन तंत्र के ये भाग है। इसके अलावा एक होता है सिसन, ये भी मानव नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, इसके अलावा मैं रक्त के बारे में और थोड़ा बता देता हूं। रक्त समूह, रक्त समूह कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा है वो स्रवदाता होता है और कौन सा आपके स्रवग्राही होता है। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, रक्त समूह होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। रक्त के 4 प्रकार होते हैं, 4 रक्त समूह होते हैं। ये आपके इनके ऊपर जो प्रोटीन पाई जाती हैं, लाल रक्त आरबीसी के ऊपर पाई जाने वाली प्रोटीन के आधार पे होता है। इस पे कोई प्रोटीन नहीं होती है, ओ वाले में कोई प्रोटीन नहीं पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ता है, मादा जनन तंत्र के भाग अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि सभी है। अब यहां पर देखो, अंडवाहिनी की बात करें तो इसमें तो निषेचन होता है। अंडवाहिनी को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, निषेचन होता है। इसके अलावा एक भाग होता है अंडाशय, और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है जिसको मादा युग्मक कहते हैं। और इसी के अलावा अगर बात करें, इसी के द्वारा आपके एक हार्मोन छोड़ा जाता है जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। एक हार्मोन और होता है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, ये मादा हार्मोन कहलाते हैं दोनों। ठीक है, ये कैसे हार्मोन है? लिंग हार्मोन है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा गर्भाशय के अंदर शिशु का या आपके कह दें भ्रूण का क्या होता है? विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है, ये ध्यान में रखना है। तो ये सभी आपके इसके भाग हैं। अगला देखो, मानव में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब में होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, मेरुरज्जु या मस्तिष्क मिलकर बनाते हैं। तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। और मेरुरज्जु, क्या नाम है? मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से निकलती है मेरु तंत्रिकाएं। क्या निकलती है? मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं। और मस्तिष्क की बात करें, मस्तिष्क के निकलती है कपालीय तंत्रिकाएं। कौन सी तंत्रिकाएं? कपालीय तंत्रिकाएं।
ठीक है, तो ये तंत्रिकाएं मिलकर बनाती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है, ध्यान रखना। मेरुरज्जु की अगर बात करें तो ये आपके प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ध्यान में रखना। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? मुख्य भागों की बात कर रहा हूं। अगर मस्तिष्क, ठीक है, एक होता है मध्य मस्तिष्क, ठीक है, एक होता है पश्च मस्तिष्क। कौन सा होता है? पश्च मस्तिष्क। ये 3 भाग होते हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। मानव अगर मस्तिष्क के भाग है, अब मस्तिष्क के अंदर भी बहुत सारे भाग होते हैं, इसकी यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर अगर बात करें मानव मस्तिष्क के भागों की, तो यहां पर पूछा गया आपसे कि मानव मस्तिष्क में अगर भाग के कौन कौन से होते हैं। तो मानव मस्तिष्क अगर भाग में परमस्तिष्क होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो पहला बड़ा भाग कौन सा था? परमस्तिष्क था। अब यहां पर कौन सा पूछा जा रहा है? दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है अनुमस्तिष्क। कौन सा? अनुमस्तिष्क। ये क्या काम करता है? ये शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। संतुलन बनाने का काम, जैसे सीधी रेखा में चलना, सीधी रेखा में चलना है, वो आपके अनुमस्तिष्क के द्वारा ही होता है, संतुलन। शराबी व्यक्ति के सबसे ज्यादा, शराबी व्यक्ति का सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला भाग कौन सा है? यही है, अनुमस्तिष्क प्रभावित भाग, इसलिए वो फिर सीधा नहीं चल पाता है। अभी हमने बात की थी अगर मस्तिष्क की, तो अगर मस्तिष्क क्या क्या चेक कर सकता है? अगर मस्तिष्क भूख के केंद्र अगर मस्तिष्क में होता है, देखना अगर मस्तिष्क का काम है, सुनना अगर मस्तिष्क का काम है, और सोचना ये अगर मस्तिष्क का काम है। इसके अलावा सूंघना ये भी अगर मस्तिष्क का काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो देखो यहां पर कुछ और भी है। पॉन्स दिया हुआ, मेडुला ओब्लांगेटा दिया हुआ है, दो। ये किसके भाग है? ये पश्च मस्तिष्क के भाग है। ये पश्च मस्तिष्क के भाग हैं, ध्यान रखना। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो ये मेडुला ओब्लांगेटा है, ये किसका? ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। जैसे अभी प्रतिवर्ती क्रियाओं की बात की थी, तो मेरुरज्जु करता है। अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपके हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन हो गई, हृदय की धड़कन है। रक्तदाब आपका बीपी है। ये सारा आपके इसके द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण है, मेडुला के द्वारा किया जाता है। अगला है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ये मेरुरज्जु करता है। कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? भावनाओं का नियंत्रण करता है। भावनाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु करता है, सॉरी हाइपोथैलेमस करता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना की बात करें तो ये मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। किसमें? मध्य मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में पाए जाते हैं। मेडुला ओब्लांगेटा क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछे तो कोशिका, न्यूरॉन है, ये आपके तंत्रिका तंत्र की है। ठीक है, दो न्यूरॉन या दो तंत्रिका कोशिकाओं, दो तंत्रिका कोशिकाओं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान या खाली स्थान है, वो क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, वो भी आपके इसमें तंत्रिका कोशिका में ही पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक, बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो। अंतःस्रावी ग्रंथियों के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? ये नलिका विहीन होती हैं, सही है।
इनके उत्पाद हार्मोन कहलाते हैं, ये भी सही है। अपने स्राव सीधे रक्त में छोड़ती हैं, बिल्कुल सही है। तो इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? 1 मिनट, दिख रहा है? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसके द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्त्रवण होता है। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन का स्त्रवण होता है। पीनियल ग्रंथि है, इसको मस्तिष्क की रेती कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क की रेती। ये पीयूष ग्रंथि भी आपके कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में ही पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि को मस्तिष्क की रेती, ये इसी को क्या कहते हैं? जैविक घड़ी कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक है वो, इसी को कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? गले में। इंग्लिश के एच आकार की होती हैं। एच आकार की होती हैं। ठीक है। अग्नाशय है, ये कैसी ग्रंथि है? ये मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, आपातकालीन हार्मोन है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ये दोनों ही आपातकालीन हैं। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है? अधिवृक्क ग्रंथि की बात करें तो किडनी के ऊपर पाई जाती है। किडनी के ऊपर पाई जाती हैं। ये आपातकालीन हार्मोन कहलाते हैं। इंसुलिन की बात करें तो ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय द्वारा। ठीक है। ये क्या करता है? ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन या नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है। ठीक है। ग्लूकागॉन, ये भी अग्नाशय के द्वारा ही स्रावित होता है। ये भी अग्नाशय के द्वारा ही स्रावित होता है। ठीक है। ये नॉर एड्रेनलिन, ये क्या करते हैं? आपके जोश के समय ज्यादा खुशी होती है, जोश में, क्रोध में, और आपके जो डर के समय, भय के समय ये काम करते हैं। इसलिए आपको इसको आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो ये दोनों ही, ए और बी दोनों उत्तर होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब रोग से संबंधित आ गया आपके। ठीक है। कौन सा आ गया? रोग से संबंधित। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी12 की अगर बात करें तो बी12 की कमी से पेलेग्रा नहीं होता है। पेलेग्रा होता है बी3 की कमी से। और 12 की कमी से कौन सा होता है? तो विटामिन बी12 की कमी से होता है बेरी बेरी। कौन सा होता है? बेरी बेरी होता है। अब यहाँ पर देखो, विटामिन सी से स्क्रबी होता है, डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन के नाम देखो, विटामिन बी12 की बात करें तो इसको थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। बी2 की बात करें, बी2, ये मैं सब आपको राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों के आधार पर बता रहा हूँ। तो राइबोफ्लेविन, इसको क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहा जाता है बी2 को। ठीक है। इसी प्रकार बी3 की बात करें तो इसको नियासिन कहते हैं। बी3 को क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। विटामिन सी की बात करें तो इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल इसको कहा जाता है। विटामिन डी की बात करें तो इसको कैल्सीफिरॉल कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैल्सीफिरॉल। कैल्सीफिरॉल कहा जाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ो। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, तो प्रोटीन की कमी से कौन सा? मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। किससे? प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसका रोग कारक क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक होता है। ठीक है। रिकेटस, रिकेटस की बात अभी अपन ने की, विटामिन डी से होता है। किससे? विटामिन डी से होता है, जिसको कैल्सीफिरोल भी कहा जाता है। क्वासी और है, ये प्रोटीन से होता है। और प्रोटीन की कमी से एक और रोग होता है जिसको मेरस्मस कहा जाता है। मेरस्मस, ये भी प्रोटीन से होता है। ठीक। आगे बढ़ो। रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, तो पहले भी हमने बात की, ये कौन सा तत्व होता है?
लोह तत्व होता है। कौन सा? लोह तत्व। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सा? घेंगा, जिसको आपके क्या कहते हैं, क्या हो गया इसको, घेंगा, या इसी को कहते हैं गोइटर रोग, इसी को कहते हैं गलगन रोग। ये आपके आयोडीन की कमी से होता है। कौन सा हार्मोन को प्रेरित करता है? ये थायरोक्सिन हार्मोन को प्रेरित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन, आयोडीन है वो किस हार्मोन से संबंधित है? थायरोक्सिन हार्मोन। और ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा? थायराइड, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपका उत्तर क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, बाला या नारू रोग किससे फैलता है? बाला या नारू रोग है किससे फैलता है? ये बताइए देखें। तो ये दूषित जल से फैलता है। बाला या मारू रोग है, जो नारू रोग है, ये किससे फैलता है? दूषित जल से फैलता है। ध्यान रखना, बाला या नारू रोग ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला है बीएमआई क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। इसका पूरा नाम क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स यानी कि भार और लंबाई का अनुपात है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्तदाब या रक्तचाप, जिसको आम भाषा में बीपी कहा जाता है, ब्लड प्रेशर, इसको मापने का यंत्र कितना है? क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर। और ये कहाँ से? 80/120 में आपके mm होता है। कितना होता है? 80/120। ध्यान रखना इसको, 80/120। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में इसको मापा जाता है, मिलीमीटर में इसको मापा जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं लिख कर गए, ऐसे लिखा जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये प्रायोरिटी देनी इसको। ठीक है, mm में इसको मापा जाता है पारे की सहायता से। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। यंत्र कौन सा है? आपके स्पेग्मोमैनोमीटर। ये स्टेथोस्कोप क्या है? ये हृदय की धड़कन सुनता है। हृदय धड़कन सुनने में काम आता है। ठीक है, एक्सरे है वो क्या बता है? हड्डियों की समस्या है वो एक्सरे के द्वारा पता चलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, तंबाकू में क्या पाया जाता है? तंबाकू में सोडियम नहीं। पारा क्या है? पारा आपके धातु है, द्रव धातु। द्रव धातु, इसका उपयोग कहाँ होता है? थर्मामीटर में होता है। ताप मापी में पारे का उपयोग किया जाता है। निकोटीन, तंबाकू के अंदर क्या होता है? निकोटीन होता है। ध्यान रखें। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो, पाइसम सटाइवम किसका है? मटर का। किसका? मटर का वैज्ञानिक नाम है, जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। निकोटियाना टोबेकम, ये तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है, निकोटियाना टोबेकम। ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, ये अभी हमने बात की थी, बाला या नारू रोग का रोगजनक है। रोगजनक जीवाणु, रोगजनक जीवाणु से होने वाला रोग है, रोगजनक जीवाणु है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। पेपेवर सोमनीफेरम, ये अफीम का है। पेपेवर सोमनीफेरम किसका है? अफीम का है। अफीम के दूध से ये अफीम बनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से संक्रामक रोग नहीं है, जो संक्रमण से नहीं फैलता है। हैजा संक्रामक है, एड्स संक्रामक है, कैंसर आपके संक्रामक रोग नहीं है। कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, ये असंक्रामक रोग है, ध्यान रखना। ठीक है, हेजे की अगर बात करें तो हेजा किससे फैलता है? हेजे का जनक है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी, क्या नाम है? विब्रियो कोलेरी हेजे का रोगजनक है, विब्रियो कोलेरी, जो कि क्या है? एक जीवाणु है, जीवाणु। ठीक है, एड्स की अगर बात करें तो एड्स HIV वायरस से होता है। किससे? HIV वायरस। इस वायरस का ध्यान में रखना, ये एक रिट्रो वायरस है। कैसा वायरस है? रिट्रो वायरस है, ये भी ध्यान में रखें। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी भी क्या है? जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है, ध्यान रखना। इसी को कहते हैं टाइफाइड को क्या कहते हैं? मोती झरा। टाइफाइड को क्या कहते हैं? मोती झरा कहते हैं। टाइफाइड को क्या कहते हैं? मोती झरा कहा जाता है।
इसी को क्या कहते हैं, मियादी बुखार कहते हैं। मियादी बुखार इसको कहा जाता है। तो ऐसे भी उपनाम से भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम एजे का भी बताया, विब्रियो कोलेरी, टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी, तपेदिक। तपेदिक को क्या कहते हैं, टीबी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीबी कहा जाता है। इसी को आपके यक्ष्मा कहा जाता है, यक्ष्मा। इसी को आपके क्षय रोग कहा जाता है। क्या रोग कहा जाता है, क्षय रोग भी इसी को कहा जाता है, ध्यान में रखना। इसके लिए आपके किसका टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का पूरा नाम है बेसिलस कालमेट, बेसिलस कॉलमेट या कालमेट ग्वानिन। ठीक है, ध्यान में रखें। कुष्ठ रोग, इसको लेप्रोसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेप्रोसी कहा जाता है। कुष्ठ रोग को क्या कहा जाता है, लेप्रोसी भी कहा जाता है, ध्यान में रखें। कुष्ठ रोग को क्या कहा जाता है, लेप्रोसी भी कहा जाता है। और इसका रोग जनक होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, टीबी के उपचार हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, अभी मैंने बता दिया। और ये आपकी डिप्थीरिया, डीपीटी किसके लिए, डी फॉर डिप्थीरिया, टी फॉर टिटेनस, टी फॉर टिटेनस, टी फॉर टिटेनस, दो रोगों के लिए ये लगाया जाता है। डिप्थीरिया और टिटेनस के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके पर्टुसिस, टी का टिटेनस, पी का हो गया पर्टुसिस, पर्टुसिस जिसको आपके क्या कहते हैं, काली खांसी भी कहते हैं। पर्टुसिस को क्या कहते हैं, काली खांसी कहा जाता है। पोलियो का टीका, ओरल वैक्सीन लगाई जाती है, ओरल वैक्सीन। पोलियो की क्या लगाई जाती है, ओरल वैक्सीन बच्चों को पिलाई जाती है, वो उसको ओरल वैक्सीन कहते हैं। रेबीज, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते से या बंदर के काटने से होता है। इसमें आपके हाइड्रोफोबिया होता है इसका, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है इससे, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, जल से डर लगना, जल से डर लगता है, इसमें हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है रेबीज से। आगे बढ़ें। अगला है जीवाणु जनित लैंगिक रोग है, जीवाणु जनित लैंगिक रोग, सिफिलिस और गोनेरिया, ये लैंगिक रोग है, आपको ध्यान में रखना। निमोनिया आपके श्वसन संबंधी रोग है। कैसा रोग है, श्वसन संबंधी रोग है निमोनिया। ये सबसे ज्यादा किसमें होता है, बच्चों में होता है। किसमें होता है, बच्चों में होता है। न्यूमोनिया रोग श्वसन संबंधी है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपके सामने, विषाणु या वायरस जनित रोग नहीं है, जो वायरस से नहीं होता है, चेचक। चेचक रोग है वो वायरस से ही होता है, चेचक है। इसको क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स इसी को कहा जाता है, चेचक को। ये होती है बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स चेचक, ये बड़ी माता भी इसको कहा जाता है। ये वेरियोला वायरस से होता है। छोटी माता, छोटी माता की अगर बात करें, इसको चिकन पॉक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, चिकन पॉक्स इसको कहा जाता है। और ये वेरिशेला से होती है। छोटी माता वेरिशेला और बड़ी है माता है वेरिओला। चेचक में वेरिओला है, छोटी में वेरिशेला है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर खसरा की बात करें, ये तो मॉर्बेली वायरस से होता है। बोटुलिज्म है, ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से होता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपके ये वायरस जनित रोग नहीं है, डी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखो, मलेरिया व अतिसार रोग के रोग कारक होते हैं। मलेरिया के बारे में मैंने बताया, और ये किससे जनित है, आपके प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग। अगर रोगों के बारे में आपको ट्रिक वाला वीडियो चाहिए तो आपके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके रोगों की ट्रिक का वीडियो भी दे दूंगा आपको। आगे देखो, कवक जनित रोग, एथलीट फुट, खाज, दाद, गंजापन या दमा। जो इसके लिए आपने ट्रिक आपने सुनी होगी, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये आपने ट्रिक है वो खूब सुनी होगी। गंजा से क्या होता है, गंजापन, और दामाद से क्या हुआ, दाद, खाज, खुजली। दाद
और दमा, दाद और दमा, दमा भी होता है इसमें। खा से खाज, खुजली, ठीक है। और फ्रूट से हो गया एथलीट फूट, एथलीट फूट, एथलीट फुट, ठीक है। तो ये आपके ऐसे ट्रिक अगर आपको चाहिए तो बता देना। तो आपके सभी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है निकट दृष्टि दोष। आंखों से संबंधित रोगों की बात करते हैं। देखो, आंखों से संबंधित रोग, ये आपके उसमें प्रकाश वाले में भी आता है। आंखों से संबंधित रोग, एक होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। एक होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। एक होता है आपके, इसको क्या कहते हैं, एक और होता है, अभी नाम याद नहीं आ रहा। निकट दृष्टि की अगर बात करें तो इसमें निकट का तो दिखाई देता है, बाकी दिखाई नहीं देता है। इसमें दूर का दिखाई नहीं देता है, दूर का दिखता नहीं, निकट का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है। इसका उपचार किया जाता है अवतल से, अवतल लेंस होता है इसमें। कौन सा? अवतल लेंस। दूर दृष्टि की अगर बात करें तो इसमें दूर का तो दिखता है, निकट का नहीं दिखता, निकट का नहीं दिखता, निकट का नहीं दिखता। और इसके लिए कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा? उत्तल लेंस होता है। जरा दृष्टि की अगर बात करें तो इसमें दूर का और निकट का दोनों की समस्या हो सकती है। तो इसमें आपके कौन सा लेंस होता है? द्विफोक्सी लेंस होता है। कौन सा? द्विफोक्सी लेंस काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये उपचार आपको ध्यान में रखना, ये लेंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निकट दृष्टि रोग के लिए कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ए ऑप्शन। याद रखने के लिए निकट में देखो 3 अक्षर हैं, अवतल में 4 है, तो 3 के बाद 4 आता है। अब उत्तल में देखो 3 अक्षर हैं और दूर दृष्टि में क्या है? 2 अक्षर हैं, तो 2 से 3, ऐसे याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट नहीं है। ये अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है आपके। तो ये आपके रुई है, वो जैव अपशिष्ट है। मांस जैव अपशिष्ट, घरेलू जैविक कचरा, ये जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय का मतलब जिसका अपघटन संभव है, अपघटन हो सकता है, पर्यावरण में जिसका अपघटन हो सकता है वो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और जिनका अपघटन नहीं हो सकता वो जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं या अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। धातु के टुकड़े हैं वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। कौन से हैं? अजैव निम्नीकरणीय। धातु के टुकड़े हैं वो कैसे हैं? अजैव निम्नीकरणीय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित समिति कौन सी है? ये भी आपके राजस्थान बोर्ड की किताब में दिया हुआ कंटेंट है। उसमें आपके एक समिति का नाम दिया हुआ है शिवरामन समिति, जो आपके अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गठित की गई थी, सुझाव देने के लिए। अगला है अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके, भूमि भराव है, भस्मीकरण है, पुनर्चक्रण, ये सभी आपके तरीके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निवारण हेतु उपयुक्त क्या है? जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट है, उनका निवारण कैसे किया जाए, ये आपको बताना है। जैव चिकित्सकीय यानी कि आपके जो हॉस्पिटलों से अपशिष्ट निकलता है उनका निवारण है वो कैसे किया जाए, ये आपको बताना है। तो उनका क्या किया जाए? भस्मीकरण, यानी कि जलाकर राख बना दिया जाए। भूमि भराव से क्या होता है? खाद बनती है, और इसमें क्या बनती है? राख बनती है। और पुनर्चक्रण में पुनः उपयोग हो सकता है। क्या हो सकता है? पुनः उपयोग हो सकता है। और आपको ध्यान में रखना है रिसाइकिल, रीयूज, ये चीजें यहाँ पर इसमें ये होती है। रिड्यूस, कम उपयोग भी इसी में आता है। कम उपयोग, रिड्यूस, कम उपयोग करना, पुनः उपयोग हो गया और आपके कम उपयोग हो गया, इसमें आता है। आगे देखें, अगला देखो, पुनर्चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम है? पुनर्चक्रण, तो पुनर्चक्रण किसका किया जाए? धात्विक का, धात्विक चीजें होती हैं उनका पुनर्चक्रण हो जाए। चिकित्सकीय है, इसके लिए क्या किया जाए? भस्मीकरण, भस्मीकरण किया जाए। कृषि और घरेलू के लिए क्या किया जाए? भूमि भराव किया जाए। क्या किया जाए? भूमि भराव। तो आपके ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो,
निम्न में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न देखो, भारत के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा कितना निकलता है? ये भी आपके अच्छा प्रश्न है। कितना औसत कूड़ा निकलता है? तो 4 से 6 किलोग्राम। कितना? 4 से 6 किलोग्राम। अगला है, जैविक खाद बनाई जा सकती है। बनाई जा सकती है घरेलू कचरे से, कृषि अपशिष्ट दोनों से ही जैविक खाद बनाई जा सकती है। और ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी कोई भी सुझाव हो, कोई डिमांड हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस नहीं। और ये टेलीग्राम का लिंक आपके सामने है, जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।